प्रश्न क्या है? प्रश्न में पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, यही ना। अगर बात कर लें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन रिजर्व है ना, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन जो रिजर्व टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। और ये है कहां पर, इसके बारे में भी समझिए। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है ना। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कहां पर है? पश्चिम बंगाल। इसके बारे में अगर बात कर लें कि विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, विश्व का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ना। विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा जहां बाघ पाए जाते हैं, जहां बाघ पाए जाते हैं वो कौन सा है? ये भी बढ़िया प्रश्न है। वो कौन सा है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व। किस राज्य के अंदर में है सुंदरवन टाइगर रिजर्व? तो ध्यान रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में है ना। इसके अलावा एक प्रश्न याद रखिएगा, ये जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, इसको किस वर्ष नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, यानी इसको किस वर्ष नेशनल पार्क बनाया गया? ये भी बढ़िया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको नेशनल पार्क जो बनाया गया 1984 में। कब? 1984 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क है ना, भारत का पहला नेशनल पार्क। तो भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही अन्य नाम है हेली नेशनल पार्क, है ना, हेली नेशनल पार्क। और ये है कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में है हेली नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करेगा तब याद रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। और ये हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? लद्दाख के अंदर में है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? लद्दाख में। वैसे भारत की बात करेगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क तो कौन सा है? हेली नेशनल पार्क, या उसी को कहते हैं हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर में। क्लियर है इतना? तो इस तरह से इस प्रश्न का एक्स्ट्रा फैक्ट ये सारा हो गया। वैसे प्रश्न क्या पूछा था? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? वो है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। साथ ही साथ ध्यान रखना है विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा जहां बाघ पाए जाते हैं वो कौन सा है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व है ना। इसके अलावा हम लोग पढ़े भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अन्य नाम है हेली नेशनल पार्क, जो कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर में है। और साथ ही साथ पढ़े भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कहां पर है? लद्दाख के अंदर में। क्लियर है इतना? अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? यानी मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं तो उससे किस प्रकार की रोग होने की संभावना होती है, ज्यादा बढ़ जाता है, कौन सा रोग? उसमें ऑप्शन जो दिया गया था पोलाग्र, रतौंधी, रक्त क्षीणता और बेरी। इस चारों में से एक बीमारी है जो कि मक्का को मुख्य भोजन के रूप में उपयोग करता है, मुख्य अनाज के रूप में लेता है मक्का को। कौन सा बीमारी होता है? तो ध्यान रखिएगा बेरी है ना। कौन सा बीमारी हो जाता है? बेरी। ये भी बढ़िया प्रश्न है कि मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का बीमारी होने का रोग होता, संभावना बढ़ता है, तो वह है बेरी। इसके अलावा इस यहाँ से जो प्रश्न बनेगा
कि बेरी बेरी या इसके अलावा कि बेरी बेरी जो होता है ये मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होता है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है, बेरी बेरी, है ना। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, वो है बेरी बेरी। और विटामिन बी का अगर रासायनिक नाम की बात करें, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन रासायनिक नाम, है ना, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है थायमिन। क्या होता है, थायमिन। और इस विटामिन के भी ना भाई साहब कई बच्चे हैं, जैसे विटामिन बी1 हो गया, बी2 हो गया, बी3 हो गया, बी9 हो गया। ये जो बेरी बेरी है ना, मुख्य रूप से ये बी1 ही है ना, बी1। और अगर बी1 की बात करें तो यही बी1 में क्या हुआ, थायमिन हुआ। और बी2 की बात करें, बी2, और ये बी2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, है ना। राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लेविन। इसके अलावा बी3 याद रखिएगा, बी3 जो होता है निकोटीन, बी3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटीन। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, ये निकोटीन की कमी से कौन सा विटामिन कमी से होता है, तो वो है बी3 है। और उसके बाद अगर बी9 की बात करें, बी9 ये होता है फोलिक अम्ल, फोलिक, कौन सा है, फोलिक, है ना। उसके बाद अगर बात कर लें विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, वो एस्कॉर्बिक एसिड। वैसे हम बता देते हैं आप लोगों को, विटामिन ए बी सी डी, है ना, ई, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिएगा कि इसके जितने भी रासायनिक नाम है उसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, रोटी था एक टोपी। अभी हम लिख दे रहे हैं, क्या याद रखेंगे, रोटी था एक टोपी, यही ना। इसके माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं विटामिन इसका रासायनिक नाम। देखिए रॉ से क्या आ जाएगा, रेटिनॉल, क्या होगा, रेटिनॉल, है ना। यहां से हो जाएगा रेटिनॉल, ये हो जाएगा थायमिन, था से हो जाएगा क्या, थायमिन। और ए से क्या आ जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये को से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और ये टॉस का यहाँ पर हम लिख देते हैं टेकोफेरॉल, क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। और ये जो है फिनोक्विनोन, है ना, फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। आपको जो सीधा प्रश्न पूछा था, मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं तो उसे किस प्रकार का बीमारी हो जाता है, तो वो बेरी बेरी। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आप सीधा आंसर करेंगे बी1, है ना, बी1 या बी। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया। इसका एक्स्ट्रा ये जो है ना, रोटी था एक टोपी, एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए सभी विटामिन यहाँ पर नीचे एक एक करके लिखे हैं। जैसे ये रो से क्या हो गया, रेटिनॉल, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। उसी तरह से थायमिन, ये था से हो जाएगा थायमिन, जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम। उसी तरह कैल्सीफेरॉल जो हो जाएगा ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और उसके बाद टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और फिनोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है ना। तो थोड़ा इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर यहाँ से प्रश्न आप लोग से प्रश्न पूछे ना कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा रतौंधी, रतौंधी यानी इसी को बोलते हैं ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, या इसी को वर्णधता भी बोलते हैं। वर्णधता यानी ब्लाइंडनेस या रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है, विटामिन ए। इसके साथ में ध्यान रखिएगा विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत जो है, सबसे अधिक जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन ए जो पाया जाता है वो गाजर में। उसी तरह अगर बात कर ले हम लोग विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, तो अभी हम लोग पढ़े विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी, कौन सा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी होगा। और विटामिन डी की कमी से जो होगा वो होगा रिकेट्स, है ना, रिकेट्स, जिसमें से की होता है क्या कि हड्डी कमजोर हो जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में संचित नहीं रहता, यानी जमा नहीं रहता है, वो एक तरफ से हम लोग लेते हैं दूसरी तरफ से
निकल जाता है तो वो है विटामिन सी। यहाँ से ये प्रश्न कई बार देखने के लिए मिला है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन संचित नहीं रहता है, यानी कि एक तरफ से लेते हैं दूसरी तरफ से वो निकलता है, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? आंवला, आंवला या फिर जो नींबू है, ये खट्टा पदार्थ है जितना, उसमें सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। और ये विटामिन सी जो है हमारे शरीर में कभी भी संचित नहीं रहता है। कौन सा उपग्रह है कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं? तो बात कर लेंगे ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं, तो एक तो है बुध और एक है शुक्र। यहाँ पर ऑप्शन में जो था वो शुक्र के बारे में दिया गया था, है ना। इनमें से कौन सा ग्रह का कोई उपग्रह नहीं और ऑप्शन में क्या था? शुक्र था। तो वैसे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र ये दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन सा है? बुध और शुक्र। ये जो शुक्र है ना, ये शुक्र के बारे में ध्यान रखिएगा, ये शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है ना। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह वो कौन सा है? शुक्र। इसी शुक्र ग्रह को कहा जाता है शाम एवं सुबह का तारा भी कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है? सांझ या सुबह का या भोर का तारा भी कहा जाता है। इस शुक्र को क्या कहा जाता है? सांझ का तारा या सांझ या भोर का तारा, ये कहा जाता है किसको? शुक्र को। शुक्र का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हमारे जो सौर मंडल है, सौर मंडल, इस सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ग्रह की बात करेगा तो कुल मिला के 8 ग्रह। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 मंडल। ये सौर मंडल का खोज किसने किया है? कोपरनिकस। कोपरनिकस, इस कोपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया है। ग्रह के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसी बृहस्पति का उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड। और ये गैनीमेड सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं, सभी उपग्रह में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। और ये गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? पीला ग्रह। पीला ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? पीला ग्रह के नाम से जानते हैं बृहस्पति को। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी है ना, पृथ्वी। पृथ्वी जो है, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है ना। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी के उपग्रह की बात करें, पृथ्वी के उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह जो है वो है चंद्रमा, है ना। क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जीवन संभव है। और ये जीवन संभव होने का मुख्य कारण है यहाँ पर जल की उपस्थिति, है ना। क्या? जल की उपस्थिति। और इसी जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह। ये भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है यहाँ पर जल की उपस्थिति है ना। इसके अलावा और भी प्रश्न है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको आएगा, बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो किसका है? मंगल का। सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो किस ग्रह का है? मंगल ग्रह का है। किसका है? मंगल ग्रह का। और ये जो छोटा उपग्रह जिसका नाम है फोबोस, फोबोस और डीमोस, है ना। फोबोस और डीमोस। यहां से भी इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, फोबोस और डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो वह है मंगल। मंगल को ही लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह, है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें से किस ग्रह का कोई अपना उपग्रह
नहीं है, और ऑप्शन में वहां पर था शुक्र। तो वैसे उस प्रश्न का तो सही आंसर शुक्र हो गया, लेकिन इसके अलावे हम लोगों को इसको भी ध्यान रखना है कि सौरमंडल में ऐसे दो ग्रह हैं जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं, एक बुध है, दूसरा शुक्र है ना। सौरमंडल का खोज किसने किया है? कोपरनिकस ने। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। वो उसमें पूछा गया है, अत्यधिक कम तापमान के अध्ययन को क्या कहते हैं? अत्यधिक कम तापमान के अध्ययन, है ना, सबसे कम तापमान जो होगा और उस कम तापमान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अत्यधिक कम तापमान के अध्ययन को जो कहा जाता है क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स, ये जो क्रायोजेनिक्स है, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रायोजेनिक्स क्या है। तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? अत्यधिक कम तापमान का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स क्या है? तो ध्यान रखिएगा, क्रायोजेनिक्स क्या है? अत्यधिक कम तापमान का अध्ययन। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिए, एक और प्रश्न है, क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी में क्या होता है? क्रायोबायोलॉजी में होता है जैव संसाधन पर न्यून तापमान का अध्ययन। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा समझिए। इसमें होता है कि जैवीय संसाधन, क्या है? जैवीय संसाधन, है ना, जैवीय संसाधनों पर न्यून तापमान पर प्रभाव, न्यून तापमान पर प्रभाव का अध्ययन, प्रभाव का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रायोबायोलॉजी। तो यहां से भी आप लोगों से प्रश्न बनेगा, जैवीय संसाधनों पर न्यून तापमान पर प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो सीधा आंसर करेंगे क्रायोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई विशेष एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं था। हम लोग अगला प्रश्न सीधा देख लेते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जून को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 जून को। और ये जो 29 जून को जन्मदिन है, वो पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। कौन? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, इसी का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष भारत में किस रूप में मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस के रूप में। पीसी महालनोबिस के बारे में बात करें तो पीसी महालनोबिस जब भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, तो इस पंचवर्षीय योजना के शुरुआत में इनके देखरेख में, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था, है ना। तो ये इन्हीं का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 25 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस के रूप में। इसके अलावा जून महीने में जो प्रमुख दिवस मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि जून महीने में जो प्रमुख रूप से जो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, उसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 1 जून को जो मनाया जाता है दिवस, 1 जून को वो मनाया जाता है विश्व माता पिता दिवस। 1 जून को क्या मनाया जाता है? यहाँ पर लिख देते हैं जून। ये जितना भी हम लिखेंगे वो सारे जून का ही लिखेंगे। 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व माता पिता दिवस। विश्व माता पिता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। इसके अलावा 1 जून को ही मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। ये दोनों ही कब मनाया जाता है? ये दोनों ही मनाया जाता है 1 जून को। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 जून को जो मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। ये बढ़िया प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 3 जून को। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है 5 जून। इसको निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, 5 जून जो को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण
दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस वो मनाया जाता है 5 जून को। इसके बाद ध्यान रखिएगा 7 जून, और ये 7 जून को जो मनाया जाएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये भी प्रश्न पूछा गया है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वो है 14 जून। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 20 जून। 20 जून को मनाया जाता है वो विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस ये मनाया जाता है 20 जून को। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है वो 21 जून है ना। 21 जून 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा दिवस है ना। क्या मनाया जाता है? विश्व योगा दिवस या विश्व योग दिवस वो मनाया जाता है 21 जून को। और 21 जून को ही मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। विश्व संगीत दिवस ये भी मनाया जाता है कब? 21 जून को विश्व संगीत दिवस। ये भी कब मनाया जाता है? 21 जून को। उसके बाद आप लोग एक और ध्यान रख लीजिएगा 29 जून तो हम लोग पढ़ ही लिए। 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस। और ये विश्व सांख्यिकी दिवस सांख्यिकी दिवस है ना, ये जो शुरुआत हुई मनाए जाने की ये 2007 से इसकी शुरुआत हुई है। सांख्यिकी दिवस कब से मनाया जाने की परंपरा शुरू हुई है, यानी पहली बार कब मनाया गया? 2007 में। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किनका जन्मदिन मनाते हैं? पीसी महालनोबिस का। और इस पीसी महालनोबिस का जो जन्मदिन मनाते हैं किस तरह से मनाते हैं? भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार किस वर्ष मनाया गया? 2007 में। और इसके अलावा जो हम लोग देखें कि जून महीने में जो प्रमुख दिवस मनाया जाता है उसमें से 1 जून को मनाया जाता है विश्व माता पिता दिवस। और 1 जून को ही मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसको स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिला है। पर्यावरण दिवस भी पूछा गया है। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। उसी तरह 20 जून को जो मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। और 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। और इसी दिन मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? यानी ये जो है क्लोरोक्विन इसका उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा मलेरिया के लिए। किस रोग के लिए? मलेरिया। और ये जो मलेरिया रोग है ये इसका प्रमुख कारण जो है ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है मलेरिया। और इसमें जो इसके लिए मुख्य मच्छर जो होता है उसका नाम है मादा एनीफिलीज मच्छर। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मच्छर है ना, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। और इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रोटोजोआ। मलेरिया का जो उपचार है इसके लिए उपचार जो है सिनकोना का छाल बहुत फेमस है। उपचार के लिए कौन सा छाल इसके लिए होता है? सिनकोना की छाल। यहां से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। सिनकोना का छाल। सिनकोना का छाल के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। यहाँ से इसका प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल किया जाता है। और यहाँ से जो प्रश्न बनेगा कई बार एग्जाम में देखने के लिए सीधा प्रश्न बना है कि मलेरिया के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है और उसमें से आप लोगों को दिया रहेगा ये मच्छर का नाम मादा एनीफिलीज मच्छर। और इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। इसमें इसके उपचार के लिए सिनकोना का छाल अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। कौन सा? सिनकोना की छाल। तो ये एक्स्ट्रा प्रश्न हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न है ना। जो पूछा गया वो कोलंबस से संबंधित है। कोलंबस, ये कोलंबस के बारे में एक
चीज ध्यान रखिएगा, ये इटली का रहने वाला था। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? इटली का ये रहने वाला था। ये जो कोलंबस है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी यात्रा की शुरुआत किया था, ये प्रश्न है। कोलंबस ने अपनी जो यात्रा शुरू किया था वो किस बंदरगाह से? तो ध्यान रखिएगा, कोलंबस ने पालोस बंदरगाह से अपनी यात्रा की शुरुआत किया था। उस बंदरगाह का क्या नाम है? पालोस बंदरगाह। कौन सा है? पालोस बंदरगाह से अपनी यात्रा की शुरुआत किया था। और पालोस बंदरगाह से जब यात्रा की शुरुआत किया तो वो मुख्य रूप से भारत की समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए वो निकले थे। कहाँ का? भारत के समुद्री मार्ग का खोज। लेकिन इन्होंने जो खोज किया था, इस कोलंबस ने अमेरिका को खोज कर दिया। और कब? 1492 में अमेरिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? अमेरिका का। अमेरिका का खोज किया था। तो यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाता है, अमेरिका का खोज किसने किया था? इसी कोलंबस ने। कब? 1492 में। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, भारत के समुद्री मार्ग का खोज, भारत के समुद्री मार्ग का खोज, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? मार्ग का खोज जो किया, समुद्री मार्ग का जो खोज किया था, भारत के समुद्री मार्ग का खोज वो वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा। और ये वास्को डी गामा जो है कहाँ का रहने वाले थे? पुर्तगाल का, है ना? कहाँ का? पुर्तगाल का। और महादेश की बात करेगा तो यूरोप, है ना? कहाँ है? यूरोप। और ये जो है भारत के समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, यूरोप महादेश के अंदर है। कितने तारीख को? देखिए, कभी कभी किसी किसी बुक में 17 मई भी दिया है और कहीं 20 मई 21 मई भी दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखिएगा। यानी 17 मई 1498, 1498 कहाँ पर? केरल के कालीकट में, है ना? केरल के कालीकट, कालीकट बंदरगाह पर ये आए थे। कालीकट बंदरगाह पर ये आए थे। और यहाँ के जो तत्कालीन राजा थे, शासक थे, जिसका नाम है जमोरिन, इनका भव्य स्वागत किया था। तो इसलिए ऐसा माना जाता है, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा किस देश के रहने वाला था? पुर्तगाल। और कहाँ ये पुर्तगाल किस महादेश के अंदर है? यूरोप के अंदर है ना? और ये कब आए थे? 17 मई 1498 को केरल के कालीकट में आए थे। क्लियर है? यहाँ से अगर भारत के बारे में प्रश्न पूछा जाए, भारत के समुद्री मार्ग का खोज, तो वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री। और अमेरिका के समुद्री मार्ग का खोज अगर पूछा जाए, अमेरिका का खोज, तब हम लोग आंसर करेंगे कोलंबस। कब? 1492 में। क्लियर है इतना? ठीक है।